रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। कर दिए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की हम बात कर रहे थे कि सबक एक क्वेश्चन था कि सीबीएम्स किसे कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। देखें, हमने स्टार्ट में एक बात कही थी कि आपके पास जो रिवोल्ट हो गया ना, और आपके पास वो जो इंडियन मूव्स थे उसके रिजल्ट में हमने उसके आउटकम्स पढ़े थे। आउटकम्स में आपको सेकंड लास्ट पॉइंट क्या मिलता था? सेकंड पॉइंट लास्ट पॉइंट ये था, ये थर्ड थर्ड सॉरी थर्ड लास्ट पॉइंट, ठीक है, सेकंड लास्ट पॉइंट से एक पॉइंट पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें हमने ये लिखा था कि यार एरा ऑफ मिसट्रस्ट, ठीक है, एरा ऑफ मिसट्रस्ट एंड एनमिटी स्टार्टेड। तो क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि इन दोनों की जानिब, मतलब यही था कि हमें, मतलब इंडिया भी कह रहा था कि हमें एग्रेशन इसका खतरा है थ्रू डिफरेंट लश्कर्स एंड ऑल दैट, और इन पाकिस्तान ये कह रहा था कि इंडिया कैन और रन पाकिस्तान, ठीक है, जस्ट लाइक इट हैज और रन कश्मीर, ठीक है। तो आपके पास जब मिसट्रस्ट होता है ना, बुनियादी तौर पर इन दोनों ममालिक के दरमियान किस बेस पर है कि यार एग्रेसिवनेस के बेस पर, कि एक दूसरे पर हमला ना कर दें, ठीक है। तो इस किस्म के आपके पास जो माहौल होता है ना, उसमें फिर आप डायलॉग सही तरह नहीं कर पाते। तो डायलॉग करने के लिए आपको ज़रूरी होता है कि आप ट्रस्ट, मतलब जो म्यूचुअल ट्रस्ट है ना, वो डेवलप करो। तो म्यूचुअल ट्रस्ट तभी डेवलप होगा जब इन दोनों ममालिक को यही लगेगा कि दूसरे की जानिब से मुझे अटैक का खतरा नहीं है, ठीक है। तो इस हवाले से आपके जो सीबीएम्स हुए ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कि इस मिसट्रस्ट को कम किया जा सके, तो आपके पास कंपोजिट डायलॉग, आपके पास लाहौर डिक्लेरेशन, इसमें ये इन्हीं चीज़ों की बात की गई है, ठीक है, कि इन चीज़ों को मतलब इम्प्लीमेंट करने से पहले जो कि हम इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, जो आपके वो एजेंडा का हिस्सा है, उसके साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि इस मिसट्रस्ट को कम किया जा सके। तो इसके लिए इन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का मतलब वो मैकेनिज्म बताया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या है कि यार आपके पास जो मिलिट्री वगैरह मूव करेगी ना बॉर्डर से, मतलब बॉर्डर के करीब जो मिलिट्री मोबिलाइजेशन होगी दोनों जानिब, तो वो एक खास लिमिट तक होगी, मतलब आई एम नॉट 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर या इतना कुछ है कि इसके मतलब आगे फिर मिलिट्री एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे ताकि दूसरा मुल्क खतरा अपने लिए फील ना करे। दूसरा इसमें यह है कि आपके पास जो भी आपके पास कोई मिसाइल टेस्ट वगैरह आप कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरे मुल्क को आप इन्फॉर्म करोगे ताकि वो उस मिसाइल टेस्ट को अपने अपनी मतलब अपने लिए खतरा ना समझे कि वो मिसाइल फायर कर रहे हैं तो कि ये तो नहीं है कि ये मिसाइल हम पे फायर कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे मुल्क को सिर्फ इन्फॉर्म करना ताकि उसका वो ट्रस्ट कायम रहे। तो इस किस्म के मेजर्स जो कि दोनों जानब सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए मतलब आपके पास वो होते हैं, तो उसको हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं, ठीक है। इस हम पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से ही दो तीन ही है, मतलब आप बुनियादी तौर पर कि यार मिसाइल टेस्ट होगा तो दूसरों एक दूसरे को इन्फॉर्म किया जाएगा, इस तरह आपके पास मिलिट्री एक्सरसाइजेस इस इतने मतलब बॉर्डर से इतने दूर एरिया में आप कंडक्ट करोगे भी तो दूसरे मुल्क को मतलब इन्फॉर्म करोगे, तो ये सारी चीजें आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में आ जाती हैं। इज इट क्लियर? साहब भाई, ये दोनों का पार्ट था, एक का पार्ट था, लाहौर डेक्रेशन का भी ये था और लाहौर नहीं, लाहौर डिक्लेयर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हर एक चीज का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने डिस्टिंक्टली जी मतलब जी। वाज़ेह तौर पर नहीं कहा, लेकिन वाज़ेह हम्म। तौर पर ये लाहौर डिक्लेरेशन इसमें बात की गई थी। क्यों की गई थी? जी क्योंकि जी। आपके पास ये न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह उस टाइम हो चुके थे, न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह हो चुके थे, तो उसने उन्होंने डिस्टिंक्टली मतलब इस पॉइंट को मतलब हाईलाइट किया कि यार इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो, जो भी हम इसके हवाले से करेंगे इसको एक दूसरे को एतमाद में लेंगे, मजीद टेस्ट नहीं करेंगे। तो यार ये चीज़ें डिस्टिंक्टली वाज़ेह तौर पर ये लाहौर डिक्लेरेशन के बाद वो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी इस बात पर जोर दिया गया था कि इस क्या मजर समझे जिससे हमारी दोनों ममालिक के दरमियान जो गैर एतमादी की फ़ज़ा है उसको कम किया जा सके। इज इट क्लियर नाउ? यस 100%, थैंक यू। चलो ओके फाइन। अब स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने लेक्चर छोड़ा था, ठीक है। बायलैटरल एफर्ट्स का रिजल्ट तो हमने देख लिया कि नेगोशिएशंस के ये रिजल्ट निकले, ठीक है। अब हम पाकिस्तान के पोजीशन को कश्मीर पर देखते हैं कि पाकिस्तान का पोजीशन मतलब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या पाकिस्तान का पोजीशन कश्मीर पर, यही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिफाइन करेगा ना कश्मीर के हवाले से। तो ये बुनियादी तौर पर यही है कि यार जो स्टार्ट दिन से है कि कश्मीर का मसला कश्मीर के लोगों ने ही हल करना है, and Kashmiri holds the right to self-determination according to the international law, जो कि यूएन चार्टर में भी बात बताई गई है, ठीक है, कि सेल्फ डिटर्मिनेशन की वो बात कर रहे थे कि कश्मीर के अवाम
को अपनी मतलब खुद इरादियत का हक मतलब हासिल है, ठीक है। अब फॉरेन पॉलिसी में किस तरह हाईलाइट करते हैं इस चीज को पाकिस्तान मतलब पाकिस्तानी साइड, ठीक है। उसमें 4 थीम मतलब 4 बुनियादी थीम्स आपको मिलते हैं, ठीक है। वो पहले तो ये कहते हैं कि यार कश्मीर इज होल्ड द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिस तरह यूएन चार्टर में है वही मतलब आपके पास यहाँ पर वो अप्लाई होता है, सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस भी है। पहले बात ये हाईलाइट कर रहा होता है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, जो भी ये मेजर्स ले रहा होता है इस चीज को मतलब वो हाईलाइट करता है। दूसरा बात वो ये भी करता है कि आपके पास जो इंडियन ऑक्यूपेशन है वो पहले ही दिन से एब एन इशू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, ये इलीगल है। इलीगल क्यों, हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं, चाहे वो कंट्रोवर्शियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से लेकर बाकी उन्होंने जो मेजर्स किए वो सारे इलीगल है, ठीक है। और ये सिर्फ इलीगल ऑक्यूपेशन उन्होंने नहीं रखी, बल्कि ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में भी इन्वॉल्व रहा है कश्मीर। मतलब ये इंडियन एट्रोसिटीज को फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान हाईलाइट करता रहता है, क्या एट्रोसिटीज है वो आगे आएंगी, ठीक है, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। तीसरा इसमें ये थीम मिलता है कि आपके पास इस मसले का जो ये सारी चीजें हैं, इस मसले का हल यही है कि यार सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया जाए। हक तो इनके पास है, वहां पर ऑक्यूपेशन है, लेकिन इसका हल ये है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, और ये बार बार सिक्योरिटी काउंसिल को भी एक्सेस करता है। यूएन जनरल असेंबली में जब भी स्पीच हो जाए तो कश्मीर का इशू उजागर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके पास पाकिस्तान अपने लेवल पर क्या करता है, तो पाकिस्तान इन इट्स स्टेट्स नैरेटिव, अपने मतलब पूरे स्टेट फॉरेन पॉलिसी के नैरेटिव में यही बताता है कि पाकिस्तान कश्मीरीज को मिलिट्री सपोर्ट नहीं देता, उन मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करता, नहीं मतलब उनके फ्रीडम फाइटर्स को असला वगैरह फराहम करता है, ना माली इमदाद देता है, बल्कि हम कश्मीरीज को फुल पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, ताकि वो अपने हक को हासिल कर सके जो कि यूएन चार्टर ने उनको दिया है, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन ने उनको दिए। तो ये 4 बुनियादी थीम्स आपको फॉरेन पॉलिसी में मिलते हैं पाकिस्तान के, जो कि कश्मीर के हवाले से। इज इट क्लियर? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई मसला इसमें नहीं है। जो भी सर ये एफर्ट्स आपको पॉइंट फॉरेन टू, पॉलिसी के लेवल पर मिलेंगे। पॉइंट 2 ये है कि कश्मीर ऑक्यूपेशन जो है ना आपके पास इंडिया से, इट इज इलीगल एब इनिशियो। एब इनिशियो यार ये तो आपको पता होना चाहिए, एब इनिशियो मेथड याद है? ये आपके पास ये क्या है आपके पास, वो क्या कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ते थे यार, कैलकुलस 2, आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशंस, इस चीज का जिक्र था ना उसमें, इस तरह हमारे मैकेनिकल साइड में भी इसका जिक्र है, एब इनिशियो मेथड। ये तो एब इनिशियो का क्या है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। यार ये लफ्ज इसलिए मैंने जरा शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है ताकि वो आसानी हो। स्टार्ट से इनकी ऑक्यूपेशन इलीगल है। क्यों इलीगल है हम पिछले उस स्लाइड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में इंडिया इन्वॉल्व रहा है, क्योंकि वहां पर जो एट्रोसिटीज हो रही हैं वो स्टेट की सैंक्शन के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि वो एट्रोसिटीज आपके पास उनकी मिलिट्री कर रही है, और मिलिट्री किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेट को ही रिप्रेजेंट करती है, सही है। वो क्या एट्रोसिटीज किस तरीके से कर रही है आगे हम पढ़ेंगे। इज इट क्लियर नाउ? ओके यस सर, थैंक यू। चलो ओके फाइन। अब इंडिया का भी कोई ना कोई पोजीशन तो होगा ना, मतलब इंडिया भी कोई ना कोई मतलब वो उसका भी तो कोई नैरेटिव होगा, तो हमें उसको भी समझने की जरूरत है ताकि हम उसको फिर रिफ्यूट भी कर सकें, ठीक है। तो इंडिया बुनियादी तौर पर उसका नैरेटिव जो है ना, जिसकी पोजीशन है कश्मीर पर, इट इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ एंड इन कॉन्ट्रडिक्शन, और ये उसके बिल्कुल बारकस है जो उनके लीडर्स स्टार्ट में डिक्लेयर कर चुके थे, जो कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा भी था कि जो इंडियन लीडर्स इंडिया के जो डिक्लेरेशंस है डिफरेंट लेवल्स पर, उसको हमने मतलब बिल्कुल आपके मतलब वो सामने मतलब दुनिया के रख दिया था ना, ऐसा एविडेंस है कि ये सारे इसके बरखिलाफ ही जा रहे हैं, अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। क्यों है? क्योंकि आपके पास हक खुद रायत हर एक मतलब वो क्या है आपका उसका हक होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ये क्या है, चार्टर आर्टिकल 25 के तहत जब आप इसको ज्वाइन करते हैं यूनाइटेड नेशंस को, तो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस है ना वो आप पे बाइंडिंग होती है, तो उसको भी वो क्या कर रहे हैं, उसको भी वो नहीं मान रहे, ठीक है। तो पहला तो हम हमारा जो पंच लाइन है वो यही होने चाहिए, किसका पोजीशन जो है, इट इज not only in contradiction to what its leaders had declared at the beginning and at different points, but also against the international norms, ठीक है। अब फॉरेन पॉलिसी में इंडिया इस पोजीशन के बावजूद भी कौन से एक्सक्यूजेस पेश करता है, उसमें आप इसमें भी आपको 4 थीम्स मिलता है, जिस तरह आपने मतलब पिछले में पढ़ा ना, पिछले के साथ ये कंपेयर करें। वो कह रहे थे कि आपके पास सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है, पाकिस्तान का पोजीशन ये है कश्मीर का सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है, तो उसके जवाब में फॉरेन पॉलिसी में वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते ये इंडिया वाले, वो कहते हैं
कि ये कश्मीरी पहले ही अपनी ये हक जो है ना सेल्फ डिटर्मिनेशन का ये इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, किस तरह इस्तेमाल कर चुके हैं? क्योंकि वहां पर जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ना 1951 का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें तो लोग आ गए थे और उन्होंने यही राय जाहिर की थी कि हमें इंडिया के साथ एफिलिएशन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसको रिफ्यूट दो वजूहत की बिना पर करेंगे। एक मतलब एक आपके पास ग्राउंड रियलिटीज के बेसिस पर है कि ये जो इलेक्शन हुए थे ना, इसमें सिर्फ जो टोटल इलेक्टोरल कॉलेज था ना, उसमें से सिर्फ 5% लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बाकियों ने इसका बाइकआउट किया था। तो ये रिप्रेजेंटेटिव असेंबली थी नहीं असल में। चले उसको भी हम कर देते हैं कि इंडिया अगर ये कह ले कि यार वहां के लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, हमने तो पूरा मौका दिया था। लेकिन उसके साथ ही आपकी सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, इसने कैटेगोरिकली इसको रिजेक्ट किया था कि इंडिया का जो ये नैरेटिव है ना कि यार ये इसने मतलब राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसने राइट जो इनका हक है ना इन्होंने इस्तेमाल कर दिया है। तो उसको उस मतलब इस नैरेटिव को सिक्योरिटी काउंसिल ने उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया था कि ये किसी भी सूरत में आपके पास सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस है ना, जो प्लेबिसाइट की बात कर रहा है, उसका अल्टरनेटिव नहीं है जो कि इंडिया कह रहा है। रिफ्यूट कर दिया हमने एक ग्राउंड रियलिटी के बेस पर, एक सिक्योरिटी काउंसिल के स्टेटमेंट के बेस पर। ठीक है, दूसरा आपके पास इसमें थीम क्या मिलता है? दूसरा हमने क्या बात बताई कि यार वो इंडिया पाकिस्तान ये कह रहा है कि स्टार्ट से ही वो इलीगल ऑक्यूपेशन और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में इन्वॉल्व है। तो फॉरेन पॉलिसी में इंडिया फिर इसका किस तरह वो करता है? इंडिया ये कहता है कि कश्मीर का तो मसीहा ही भारत है और ये भारत का इंटीग्रल हिस्सा है, क्योंकि इसने तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू ही मतलब इसको सिक्योर किया था और उसके बेस पर फिर वहां पर इंटरफेरेंस करके वो आपके पास जो टेररिस्ट उनके मतलब लिहाज से ना, जो टेररिस्ट वहां पर बाहर से आए थे, फ्रीडम फाइटर्स तो थे ही नहीं, मतलब ये कह रहे होते हैं। तो कश्मीर को तो इनफैक्ट इंडिया ने बचाया है और ये तो इंडिया का हिस्सा है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन्होंने साइन किया हुआ है महाराजा के साथ। ठीक है, लेकिन इसको रिफ्यूट हम किस तरह करते हैं? पहले तो हम रिफ्यूट ये करते हैं कि आपके पास ये कभी भी सवेयर नहीं था। अगर सवेयर होता तो ये क्या सेवियर होता तो क्या किस तरह होता? ये इस तरह होता कि इनके जो लीडर्स ने स्टार्ट में डिक्लेरेशंस दी थी जिसके बेस पर ये मतलब एक्सेशन हुई थी, तो वो इसको रियलाइज करते, ये इसको अमली जामा पहनाते। लेकिन हमें ये मिलता है कि सारे ही लीडर irrespective of their political affiliations and the time period, they have backtracked on those declarations, वो declaration से वो मुकर गए। तो इसको हम इस तरह रिफ्यूट कर लेते हैं। थर्ड, हमने उसमें क्या बात बताई थी कि यार पाकिस्तान ये कहता है अपने फॉरेन पॉलिसी में कि इस मसले का हल यही है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस में जो प्लेबिसाइट की बात की गई है ना, उसको करवाया जाए। तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी में किस तरह इसको करता है? वो ये कहता है कि यार हम तो प्लेबिसाइट करवाना चाहते हैं, लेकिन प्लेबिसाइट के रास्ते में जो रुकावट है ना, वो पाकिस्तान क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान बार बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ जा रहा है, जबकि हम शिमला एग्रीमेंट में 1972 में पहले ही मतलब वो तय कर चुके हैं कि ये एक दो तरफा मामला है। लेकिन उसको हम पहले ही पिछले स्लाइड में शिमला एग्रीमेंट वाले पॉइंट को रिफ्यूट कर चुके हैं। ठीक है, रिफ्यूटेशन में लिख लेता हूँ ताकि आपसे भूले ना कि ये जो आप पॉइंट्स दे रहे हो ना, तो आपको उसकी रिफ्यूटेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप अपना केस सही तरह डेवलप कर सकते हो। इसी तरह हमें जो वेंडेक्सन था, फ्रैंक पी ग्राहम था, या उससे पहले की जो मतलब आपके पास दो बुनियादी एफर्ट्स हुई थी। एक आपके पास 1948 की रेजोल्यूशन है, एक आपके पास 1949 की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है। उसके दोनों के मतलब वो हमने उसमें देखा था कि हर्डल्स कौन डाल रहा था? हर्डल्स एक्चुअली इंडिया डाल रहा था, इस वजह से ये नहीं हो पाया। तो इस पॉइंट को हमने इस तरह रिफ्यूट कर लिया। फिर आपके पास जिस तरह पाकिस्तान फुल डिप्लोमेटिक, मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है कश्मीर को उनकी आधे खुदरातियत दिलाने में, इसी तरह फिर इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में अपने पूरे सियासी, स्ट्रेटेजिक और माशी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है ताकि दुनिया को एक किस्म का गुमराह किया जा सके, या दुनिया को वो पिक्चर पेश की जा सके जो कि इंडिया का मकरूह चेहरा दुनिया से छुपाने के लिए उनको हेल्प कर सके। ठीक है, लेकिन इसकी जिंदा एग्जांपल आपको कहां से मिलती है? कि जो कि अभी जो रिसेंट एबोलिशन ऑफ स्पेशल स्टेटस हुआ था, क्या था स्पेशल स्टेटस? आगे मैं आपको बताता हूँ, शायद सेकंड सेशन में मैं आपको बता दूं कि यार इसके बावजूद भी इंडिया के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि इसने पूरी तरह से अपनी सियासी, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक प्लॉट को इस्तेमाल करके
दुनिया को अपनी जानिब एक किस्म का अगर मिलाया नहीं है तो एटलीस्ट उनका जो फोर्सफुल रिस्पॉन्स आना चाहिए था ना, उसको डाइल्यूट कर दिया है। तो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को हम किस तरह रिफ्यूट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अल्लाह करे कि आप में से कोई फॉरेन सर्विस में आए और फिर हम इकट्ठे मिलकर इनका मुकदमा लड़े इंशाल्लाह एक दिन, ठीक है। तो आप जब भी एक चीज को पढ़ रहे हो ना, तो दूसरी जानिब जो पार्टी बात कर रही है ना, उसके नैरेटिव को समझना बहुत जरूरी है, ताकि फिर उसके रिफ्यूट करने के लिए भी आपके पास विद फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास पॉइंट्स हो, ठीक है। तो नॉर्मली हम इंडिया के नैरेटिव को इतना वो हाईलाइट नहीं करते, लेकिन हम अपने लेक्चर में हर एक स्टेक होल्डर को डिस्कस करेंगे ताकि हमारा आंसर जो है ना वो बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव रहे, ठीक है। इस तरह आपके पास यूएन की क्या पोजीशन रही है कश्मीर पर? तो यूएन की यही पोजीशन रही है कि चाहे वो जनरल असेंबली हो या चाहे सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने पाकिस्तान के नैरेटिव को विंडिकेट किया है, क्योंकि ये आपके पास इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है ही नहीं। पाकिस्तान कोई अपने इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, उन्हीं चीजों की बात कर रहा है जो कि आपके पास इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स है कि यार सेल्फ डिटर्मिनेशन लोगों को मिलना चाहिए, जो कि आपके पास यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में सारी बातें ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास क्या है कि इस मतलब ये नैरेटिव को विंडिकेट करने के बावजूद भी इस पर अमल नहीं किया गया है, ठीक है। क्यों पूरी तरह अमल नहीं किया गया? क्योंकि ये इसकी पहली वजह ये थी ना कि यूनाइटेड नेशंस का जो पोजीशन था ना, ये डाइल्यूट क्यों हुई, मतलब इसने इंटरेस्ट क्यों लॉस किया? क्योंकि आपके पास ये जो कोल्ड वॉर रेवलरीज है ना, ये आपके पास 1950 के बाद जो शुरू हुई थी फोर्सफुली, जिसमें पाकिस्तान को भी वकील किया गया था, ठीक है। जब पाकिस्तान ने आपके पास सीटो सेंटो ये चीजें ज्वाइन की ना, तो रशिया ने यूएसएसआर उस टाइम था, ठीक है। यूएसएसआर और यूएस के दरमियान तो पावर कंपटीशन चल रही थी, ठीक है। तो फिर यूएसएसआर आप मतलब 1971 चाहे हो या उसके बाद हो या उससे पहले, तमाम जो एफर्ट्स हुई है ना, जिस इवन जो बांग्लादेश का भी इशू था, ठीक है, सारे एफर्ट्स में जो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस है ना, उनको पता है फ्रस्ट्रेट किसने किया है या वीटो किस पावर ने किया है? किसने किया है? रशिया यूएसएसआर ने किया है, एग्जैक्टली यूएसएसआर ने किया है। तो आपके पास ये कोल्ड वॉर रेवलरीज की वजह से यूएन की जो पोजीशन है ना वो जुपर्डाइज हुई है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि क्यों हुई है, ये भी हमने बता दिया, क्योंकि पाकिस्तान उसका एलाय बन गया था, तो उसके रिजल्ट में फिर वो फ्रस्ट्रेट करता रहता था यूएसएसआर। सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन जो भी हो, मतलब चाहे वो आपके पास हो निक्सन जो नहीं प्रेसिडेंट कैनेडी, प्रेसिडेंट कैनेडी के टाइम में, उस टाइम में ये मसला तकरीबन हल होने को था, लेकिन यूएसएसआर एज यूजुअल वीटो कर देता था। इसके अलावा मजीद यूएन की जो पोजीशन है ना कश्मीर पर, वो डाइल्यूट किस तरह, इस तरह नहीं है कि उसने नैरेटिव चेंज कर दिया है, लेकिन उसने इंटरेस्ट लॉस कर दिया। इंटरेस्ट लॉस इस तरह कर दिया कि इस पर जो अमल दरामद होना है ना, उसमें इंटरेस्ट लेना कम कर दिया। ये आपके जो 9/11 का वाकया हुआ ना, इसके रिजल्ट में आपके पास क्या आया कि यार जो भी फ्रीडम मूवमेंट्स चल रही थी ना, स्पेशली इन इस्लामिक कंट्रीज, ठीक है, जो कि मुसलमान मतलब कर रहे, ठीक है, तो इस्लामोफोबिया ये चीजें टेररिज्म को मतलब इस्लाम के साथ जोड़ देने से आपके साथ क्या हुआ कि इंडिया ने इस मौके का फायदा उठा के ये नैरेटिव बिल्ड किया कि आपके पास जो है ना वो कश्मीर में भी टेररिज्म ही हो रही है, मतलब, और ये है कि यहाँ पर भी पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, और ये नैरेटिव अभी भी उसने अडॉप्ट किया है। और आयरॉनिकली दुनिया इसको बाय भी कर रही है। बाय किस तरह कर रही है कि जो कि उन्होंने वो पुलवामा का अटैक किया था ना, तो उसमें जॉन बोल्टन की जो आपको स्टेटमेंट मिलती है ना उस टाइम के, जो आपके पास वो एडवाइजर थे ट्रम्प के, ठीक है, वो यही कह रहे थे कि यार टेररिज्म को स्टॉप करने के लिए अगर कोई स्टेट वो एक्शन ले रहा है तो उसमें कोई मसाइका नहीं है, तो उसकी स्टेटमेंट आपको मिलती है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह इंटरनेशनल इवेंट्स ने आपके पास यूएन की पोजीशन को कश्मीर पे वीकन किया है, ठीक है। तो एक आपके पास ये आ जाता है। फिर अभी रिसेंटली जो आपके पास 5 अगस्त में जो स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया गया था, उसके बाद से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ ना कुछ आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। इसका मतलब आपके पास सबूत क्या मिलता है कि स्पेशल सेशन बुलाया गया था इन कैमरा, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसमें इस मसले को आफ्टर 54 ईयर्स या मेरे ख्याल में 54 ईयर्स बाद, या आई डोंट नो, आई रिमेंबर एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है, लेकिन तकरीबन कोई 50 प्लस ईयर्स के बाद इस मसले को सिक्योरिटी काउंसिल में इस लेवल पर डिस्कस किया गया था। लेकिन यहाँ पर ये बात मतलब उजागर करना बहुत जरूरी है कि असल में ये
चाइना की वजह से किया गया था, क्योंकि चाइना की बहुत ज़्यादा इनपुट थी इसमें। तो हम ये देख रहे हैं कि यूएन की पोजीशन ठीक है, वो कश्मीर पर मतलब वो नैरेटिव इनका मौजूद है, लेकिन उनका इंटरेस्ट या उनका जो इंटरेस्ट या उनकी जो एक्टिवनेस है ना, वो डाइल्यूट हो गई है ड्यू टू द अबाउ रीजंस। और अभी भी जो एक्टिवनेस शो की गई है, इट इज हेवीली डिपेंडेंट अपॉन द इनपुट फ्रॉम चाइना। ठीक है, तो ये हम नहीं कह सकते कि ये स्पेशल सेशन जो है ना वो यूएन ने प्रिंसिपली बुला दिया, ये प्रिंसिपली नहीं बुलाया, उनका इंटरेस्ट अभी तक भी डाइल्यूट है। ठीक है, और ये चाइना पे डिपेंड कर रहा है। पाकिस्तान अभी भी स्ट्रगल कर रहा है कि मतलब यूएन की पोजीशन को झंझोड़ सके, यूएन की पोजीशन मतलब जो है ना कश्मीर पे, जो कि आपके पास हमने पहले पॉइंट में डिस्कस कर दी है, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए यूएन को फोर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन यूएन को कायल करे कि उसको इम्प्लीमेंट करवा दे। ठीक है, तो ये आपके पास यूएन की पोजीशन है। तो इन अ नटशेल यही बात है कि यूएन की पोजीशन कश्मीर पे प्रिंसिपल्ड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ, पाकिस्तान नैरेटिव के मतलब सेम ही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाने में वो नाकाम रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो ओके फाइन। यार ये चैट में काइंडली आप इसी तरह क्वेश्चन कर लिया करें तो मुझे मेरे लिए आसानी होगी ना, चैट बार बार देखना मेरे लिए मसला है। अच्छा, आवाज कम आ रही है, आप सबको आवाज ठीक आ रही है? Yes, sir. ये स्टार्ट में था इशू, जी बाकी सर सही ठीक है। है। चलो ओके फाइन। चलो ठीक है। अब ये बात भी मतलब आसिफ, आप लोगों को याद है ये तकरीबन ये चीज मैंने आपको ये एक सेशन हमने दिया था, उसमें मैंने आपको डिस्कस भी की थी कि यार कश्मीर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो नॉर्मली आपके जहन में यही बात आती होगी ना कि यार ये कश्मीर इतना इम्पोर्टेंट। एक मिनट आप लोगों ने वेट करना है, ठीक है, मैं जरा ये चेंज और करूं। हेलो, जी हाँ सर। सर, आप ऑडिबल हैं। चले फाइन। हाँ जी, तो हम क्या बात डिस्कस कर रहे थे कि कश्मीर आपके मतलब नॉर्मल इंसान के जहन में एक क्वेश्चन आता है ना कि यार ये कंफ्यूज पॉइंट से आगे नहीं बढ़ रहे, या ये क्या वजूहत है कि हमने सारी चीजें जो है ना, सारी चीजें हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने अपना प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट जो है ना इसके साथ लिंक कर दिया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि आपके पास कश्मीर जो है, इट इज द जुगुलर वेन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसी तरह आपके पास इंडिया के साइड पर भी यही स्टेटमेंट्स मिलती है। फॉरेन सेक्रेटरी को अटल बिहारी वाजपेयी की ये स्टेटमेंट है, आपको मिल जाएगी बुक में, कि अगर हमने कश्मीर का ये कश्मीर दे दिया ना या इसको आज़ादी दे दी तो हमारा इंडिया का शिराजा बेकार जाएगा। तो ये फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टेटमेंट क्यों दी कि यार इंडिया की जो नेशनल इंटेग्रिटी है ना या नेशनल इंटीग्रेशन है वो कश्मीर पर डिपेंडेंट क्यों है, वो क्यों इस तरह बात कर रहा है। इसी तरह ताशकंद मुआहदे के मौके पर आपके पास शास्त्री जो है वो ये स्टेटमेंट क्यों देता है कि इट इज अ पिग्मी क्या है इनहेरिटिंग अ जॉइंट ना, वो ये कहता है कि यार ये मतलब मेरे कद से काफी बड़ा मसला है, मैं इसको नहीं छेड़ सकता। तो यार ये क्यों, मतलब आपके जहन में कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है कि इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है दोनों मतलब जानने की, क्यों मतलब करा है? सर इसकी डिफरेंट रीजंस हैं जो आपने चार नीचे भी लिखी हुई हैं, और एक रीजन जो मैंने शुरू में बोली थी सेवन सिस्टर वाली, कि अगर इसको आज़ाद करते हैं तो हैदराबाद, दक्कन, असम, जो मैं आपको बता था, जो 8 चीज़ें हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, वो भी इंडिपेंडेंस टोटली मांगेंगी, और होते होते ऐसा होता जाएगा कि इंडिया बिल्कुल ही मुंबई और दिल्ली तक ही रह जाएगा सर। और इंशाल्लाह इसी तरह होगा। हाँ जी। आमीन। हाँ बिल्कुल नहीं यार, ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये अभी हम अभी कंक्लूड करें, आपको
आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये अपनी तबाही की जानिब खुद जा रहे हैं। हम किसी भी स्टेट के खिलाफ इनमिटी नहीं रखते, लेकिन जब वो इस किस्म का शैतानी निज़ाम आएगा ना, तो उसके रिजल्ट में कुछ ना कुछ कुव्वतें तो जन्म लेंगे और उसको काउंटर करेंगी। ठीक है, तो यार इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना, वो 4 हवालों से आप मतलब अंदाजा इसका लगा सकते हैं। ठीक है, पहली जो है सबसे इम्पोर्टेंट, इट इज फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या होती है? कोई 10 दफा मैंने क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन किया होगा जो कि जंग में स्ट्रेटेजिक मतलब फायदा दिला सकती है आपको। नहीं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन की उस दिन मैंने भी क्वेश्चन किया एक बंदे से, तो उसने इसको क्लियर नहीं किया। मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया था, एंड आई वाज थिंकिंग कि आप में से कोई आंसर इसको कर सके, लेकिन आप सारे खामोश थे। यार स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, स्ट्रेटेजिक वो लोकेशन होती है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिफरेंट होता है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते किसे। वो ये नहीं है कि आप ये डिफरेंट सॉल्यूशन में आपको सपोर्ट करता है, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। स्ट्रेटेजिक लोकेशन वो होती है, आपके पास ये वो ज्योग्राफी होती है जिसको चाहे आप पहले कैप्चर कर लें या चाहे आपका दुश्मन कैप्चर कर ले, तो वो उसको ये एडवांटेज देता है कि जब वो प्लानिंग कर रहा होगा ना, या आपके साथ निगोशिएशंस कर रहा होगा, या चाहे वो जंग की हालत में होगा, तो उसको वो एडवांटेज पे होगा, मतलब वो अपर हैंड पे होगा, वो आपको डिक्टेट करवा सकता है। ठीक है, और ये बात कहाँ पर लिखी गई है? मैंने आपको बार बार बताया था, आर्ट ऑफ वॉर एक बुक है सन त्सू की, उसमें स्ट्रेटेजिक लोकेशन को एक्सप्लेन किया गया है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन किससे कहते हैं। तो फिर वो ये बताते हैं कि जब भी आपकी रेवलरी चल रही हो ना, तो आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए कि आप स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को कैप्चर करो। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास कश्मीर की भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपके पास उस ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंस क्यों होती है? या तो वहां पर ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो कि दूसरे स्टेट को कंपेल करेंगे कि आपकी डिक्टेशन माने, या आपके पास वहां का इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो कि आपके मिलिट्री को सपोर्ट करेगा, या आपके पास वहां पर ऐसी आबादी वगैरह होगी ना जो कि आपको सपोर्ट कर रही होगी आपके मतलब वो मिशन में, आपके पॉलिटिकल प्लानिंग में, या जो भी हो। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का एग्जांपल सबसे पहले यही बता ले कि कोई भी स्टेट पानी के बगैर तो बिल्कुल नहीं रह सकता, चाहे वो आपके पास रिवर टिग्रिस है या आपके पास ये डिफरेंट रिवर्स जो है ना, जो इजिप्ट से भी दरियाई नील होकर गुजरता है, तो आपके पास ये प्रिजर्व्स ऑफ ज्योग्राफी में यही पॉइंट एस्टैब्लिश कर रहा होता है कि इनकी जो लाइफ है ना इस सारे रीजन की, ये इन्हीं रिवर्स पर डिपेंड कर रही है। तो हमारे रीजन की लाइफ हमारे ये जो दरिया कश्मीर से गुजर कर आते हैं इन पर डिपेंड कर रही है। तो अगर कश्मीर को कोई कैप्चर कर लेता है ना, तो ये वाटर रिसोर्सेज भी इसके कंट्रोल में आ जाते हैं। ठीक है, सारे दरिया उसी से होकर आते हैं, तिब्बत से शुरू होते हैं, तिब्बत से कर आते वो आपके पास कश्मीर से पास होके फिर इंडिया और पाकिस्तान में एंटर हो जाते हैं। तो कश्मीर वाटर जैसे वाइटल रिसोर्स को जो कंट्रोल कर ले, तो क्या वो अपने मुखालिफ को किसी पॉलिटिकल नेगोशिएशंस या आपके पास जो मिलिट्री सिचुएशन अराइज होगी उसमें डिक्टेट कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है सर। कर सकता है। और ये वाटर रिसोर्स जो इश्यूज हम पाकिस्तान इंडिया के दरमियान अभी इस लेक्चर के बाद पढ़ेंगे ना, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये जो ISI नहीं रा को जो एक्स चीफ है ना, उसकी स्टेटमेंट है कि कश्मीर इज ऑल अबाउट वाटर रिसोर्सेज। कश्मीर को पूरा मतलब उसकी एक स्टेटमेंट है, ये सारी गेम जो है ना वाटर रिसोर्सेज पे है। हर एक की अपनी राय हो सकती है, लेकिन इस राय को हम रद्द नहीं कर सकते, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा जो रिसेंट स्टेटमेंट्स मोदी वगैरह रिजीम में है कि हम उनका पानी बंद कर देंगे, ठीक है, एंड आपके पास वर्ल्ड बैंक की जो आपके पास एक उसके अंडर एक मतलब आपके पास इंस्टीट्यूट बना था, उसके मतलब वो हेड की स्टेटमेंट है, जो ऐसे मैंने आपसे शेयर किया हुआ है वाटर पर, उसमें वो स्टेटमेंट मैंने दी हुई है कि कोई भी बम या कोई भी मतलब हथियार इतनी तबाही नहीं मचा सकता आपके पास इस रीजन में जितना आपके पास वाटर रिसोर्सेज अगर कोई कैप्चर कर ले और उसको एक्सप्लॉइट कर ले, उससे तबाही मच सकती है। ठीक है, तो ये आप स्ट्रेटेजिक हवाले से कितना इंपॉर्टेंट है बोथ फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह मिलिट्री टैक्टिकल एडवांटेज, मिलिट्री हवाले से भी अगर जंग होती है ना, तो आपके पास अगर आर्टिलरी जिसको तोपखाना कहते हैं, ठीक है, अगर आप उसको कश्मीर में इंस्टॉल कर दो, अगर कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में आ जाए, तो उस आर्टिलरी से आप इंडिया के वाइटल एरियाज को हिट कर सकते हो, आपकी मिसाइल्स की रेंज और भी इफेक्टिव हो जाती है। इस तरह अगर आपके पास ये मुजफ्फराबाद इस जगह पर आपकी मिलिट्री इंडियन मिलिट्री आ जाए ना, तो आपकी इवन इस्लामाबाद को बम्बार्ड कर सकती है अपने आर्टिलरी से। ठीक है, इसके अलावा एक और भी बात होती है
एक और बात क्या होती है आपके पास स्ट्रेटेजिक स्टडीज में कि जब भी आपके पास कोई रिवलरी चल रही हो, आपकी जंग हो, तो आप कोशिश करो कि हाइट्स को, मतलब जो हाइट्स होती है ना, डिफरेंट हाइट्स, अगर आप हाइट पे हो तो आपको 1/3 एडवांटेज मिलेगी, मतलब दुश्मन के 3 आपके 1, ठीक है, इतनी एज आपको मिल रही है, तो आप हाइट्स को कैप्चर करो। तो अगर आप कश्मीर को देख लें तो ये बिल्कुल हाइट्स पर ही मुश्तमिल है, नॉर्थ में मतलब हमारे पास है, तो जो भी इसको कैप्चर करेगा वो आपके पास जो दूसरी मिलिट्री होगी उस पर मतलब 1/3 का उसको क्या है 3 टाइम्स उस पर ज्यादा मतलब उसको एज हासिल होगा, ठीक है। यही आपको एग्जांपल उसमें भी मिलती है जो उस दिन साकिब बता रहा था आपको कि चाइना ने जो है ना वो गिलवान वैली में जो उसकी हाइट है ना, वो जो रोड जहाँ से पास हो रहा है उसके साथ वाली जो हाइट्स है उसको कैप्चर कर लिया, तो जब आपने हाइट्स कैप्चर कर ली तो दुश्मन आपके निशाने पर है, ठीक है। फिर तो इसलिए दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, मैंने उस दिन एक बात बताई थी कि ये अफगानिस्तान के लिए भी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मतलब कश्मीर इशू, ठीक है, मतलब अगर वो एक्टिव स्टेक होल्डर्स नहीं है, लेकिन ये चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान के लिए भी, जिस जिस कंट्री के साथ कश्मीर के बॉर्डर्स मिल रहे हैं, ये मसला उसके लिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक हवाले से। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास अगर इस रीजन को, कश्मीर के रीजन को अगर आप इस तरह छोड़ दो, ठीक है, तो इसमें डिफरेंट ममालिक इंटरफेरेंस कर सकते हैं, फिर डिफरेंट ममालिक इंटरफेरेंस करके ना वो अगेंस्ट इट्स राइवल्स वो एक महाज खोल सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको अफगानिस्तान से देता हूँ। अफगानिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो वहां पर आप देख रहे हैं जो जब स्टेबल हुकूमत नहीं है, आपके पास वहां को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, आपके पास वो क्या है फेयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अनस्टेबल गवर्नमेंट से खाना जंगी चल रही है, ठीक है, तो हर एक एक्टर उसमें कूद पड़ा है। हर एक एक्टर के कूदने की वजह से क्या हो रहा है कि हर एक एक्टर उस खित्ते को इस्तेमाल कर रहा है दूसरी पावर के खिलाफ, दूसरी पावर के खिलाफ भी एक पास्ट पे भी इस्तेमाल हुई है। तो पाकिस्तान इस रीजन को क्यों इस तरह अनएड्रेस नहीं छोड़ सकता? इसलिए अनएड्रेस नहीं छोड़ सकता क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान के खिलाफ ना ही सिर्फ इंडिया बल्कि फ्यूचर में कोई दूसरी पावर भी इस्तेमाल कर सकती है। इसी तरह ये चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, अगर ये इंडिपेंडेंट हो जाए और पॉपेट गवर्नमेंट वहां पर बैठी हो जो कि इंडिया के इशारों पर चल रही हो, और कल को पता चले कि अमेरिका जो है वो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इंडिया जो है वो कश्मीर को डिक्टेट कर रहा है और आपकी अमेरिका आके कश्मीर में बैठ जाए, तो चाइना को कितना थ्रेटन फील होगा, चाइना की सॉवरेनिटी चैलेंज होगी, ना सॉवरेनिटी को मतलब खतरा लाक हो गया है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्यूज इसलिए मी हम सर, इसको अनएड्रेस नहीं छोड़ सकते। जी जी ये जो जी अभी जी कल नहीं परसों शाह महमूद कुरैशी का जो आया हुआ था कि अगर इसकी तरफ हम आ रहे हैं, अच्छा इसकी तरफ हम आ रहे हैं, सही है सही है, इसकी तरफ हम आ रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी के स्टेटमेंट की तरफ मैं आ रहा हूँ, ठीक है। ठीक ठीक वो सारी डेवलपमेंट्स जो है ना वो 5 जून के मतलब 5 अगस्त के एक्शन के बाद हुई है, वो रिसेंट डेवलपमेंट्स वो आखिर में आएंगी, लेकिन पहले इस मसले को पूरी तरह समझ ले कि ये है क्या चीज, ठीक है, तभी आप राइट। इस पे ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा आर्टिकल भी लिख सकते हो, नहीं वो ठीक है। पॉइंट मैं असल में ये चाइना की इंटरेस्ट के साथ वो रिलेट कर रहा था कि चाइना पे एग्जैक्टली यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पता चल रहा है ना, अब यस जो भी डेवलपमेंट्स होंगी ना आप इसमें कैटेगराइज कर सकते हो कि ये क्यों हो हाँ रहा हाँ है सारा, ठीक ठीक है। इसी राइट तरह अगर आपके पास कोई ऐसी पावर बैठ जाए, लेट्स सपोज अफगानिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट बन भी जाती है, लेकिन अगर आपके पास कश्मीर में इंस्टेबिलिटी हो, वहां पर अफगानिस्तान वाले हालात पैदा हो जाए कि गवर्नमेंट स्टेबल ना हो और आपके पास डिफरेंट एक्टर्स कूद पड़े हैं, स्टेट एक्टर्स भी नॉन स्टेट एक्टर्स भी, तो आपके पास वहां पर भी पीस तो पहले से ही नहीं है, अगर इंशाल्लाह अफगानिस्तान में पीस आएगा। जो ये बात कहता है कि अफगानिस्तान में पीस नहीं आने वाला, ही इज इग्नोरेंट टू द हिस्ट्री, ठीक है। आपके पास वहां पर अमन आ भी जाता है तो वो थ्रेटन फील करते हैं। इस तरह अगर आपके पास यार प्रो पाकिस्तान और एंटी पाकिस्तान कोई गवर्नमेंट का लफ्ज आपने अफगानिस्तान में, आप उस दिन वो लेक्चर में हो रहा था, मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा था, इस किस्म के स्टेटमेंट्स आपने नहीं लिखने, ठीक है। पाकिस्तान का यही नैरेटिव रहा है कि आपके पास जो भी इशू है चाहे वो कश्मीर का या अफगानिस्तान का है, वो उनकी आवाम के उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान ये नहीं कहता कि आप हमारे बंदों को बैठा दो, ठीक है। तो आप ये जरा क्लियर कर ले, उस टाइम मैंने इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन ये चीज आप कई पेपर में ना लिख देना, और ना तो फिर आप खुद ही समझदार हो, ठीक है। आपके पास दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पॉलिटिकल हवाले से ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, या पॉलिटिकल हवाले से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप दुनिया के सामने
जो स्टार्ट से लेकर अभी तक एक नैरेटिव रख रहे हो, आपकी फॉरेन पॉलिसी का एक इंटेग्रल हिस्सा है कश्मीर। तो अगर आप बैक ट्रैक कर जाते हो उस मसले पर, ठीक है, दूसरे को बिल्कुल खुली छूट दे देते हो, ठीक है, तो आपने जो डिप्लोमेटिक बैटल्स अभी तक लड़ी है ना, उसमें आपकी क्या हैसियत रह जाएगी इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि नेशनल लेवल पर आपकी क्या मतलब, क्या किस तरह जस्टिफाई करोगे। और यही वो वजह है जिसके बेस पर आपके शास्त्री या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इस मसले को छेड़ने में कतराती रही हैं, क्योंकि उसके आपके पास वो इंडिया में नैरेटिव स्टार्ट से ऐसा बना है कि आपके पास जो कश्मीर है वो तो इंटीग्रल हिस्सा है इंडिया का, और कश्मीर को आप इस तरह कर दो तो हम इस तरह कर लेंगे। उनकी पॉपुलर मीडिया में जो स्टेटमेंट्स चल रहे होते हैं वो आप सबको पता है, ठीक है। तो वहाँ की पॉलिटिकल स्टेटस, जिस तरह हम पाकिस्तान में इवन आप देख रहे हो कि कश्मीर पर इवन प्रॉपर लेजिस्लेशन जो होती है या डिफरेंट स्टांस भी हम लेते हैं, या वो स्टेप्स जो कि आपके पास इंडिया ले रहा होता है, लेट मी कंप्लीट, ठीक है, जो स्टेप्स इंडिया ले रहा होता है, अलबत्ता पाकिस्तान अगर उसको रोक भी नहीं सकता, अपनी पूरी हिम्मत लगा भी दे, तब भी आप देख रहे होते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज उसी पॉइंट को पकड़ के फिर गवर्नमेंट को एक्सप्लॉइट करती रहती है। इन सिंपल टर्म्स, अगर आप इस मसले से पीछे हट जाएं तो आपकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं रहती अपने मुल्क में, ठीक है। तो आपने इस नैरेटिव को आगे लेकर चलना होता है, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर बुनियादी बात यही है कि कौन सी पार्टी हक पर है और कौन सी पार्टी जो है इलीगल क्लेम्स कर रही है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये मैंने सेकंड पॉइंट में स्लाइड में बताया भी हुआ है। इसी तरह आपके पास आइडियोलॉजी की बात आ जाती है कि ये आपके पास अगर इस चीज को, ये जो पॉलिटिकल रियलिटी है ना इंडिया और पाकिस्तान की, वो यही है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटी यही है कि यार ये टू नेशंस थ्योरी है, जो पाकिस्तान आइडियोलॉजी टू नेशंस थ्योरी पर बेस्ड है, ठीक है। इस तरह इंडिया जो है वो अपने एक सेकुलर आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड ऑल दैट, हमारा वो इंडिया चल रहा है, ठीक है। अगर इस चीज को, इससे वो बैक ट्रैक कर जाते हैं इंडिया वाले, और इसको आज़ादी मतलब मुसलमान